welcome to Law Prep tutorial, and now we have reached to part 13, and this is the final part of the series of FOS. So I hope you all enjoyed the FOS series, and with this last series, the last video of the series, ये इसमें कुछ 5-6 और जो बच गए थे वो मैंने इसमें सारे इंक्लूड कर लिए हैं। चलिए देखते हैं हम इस वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पैरेंथेसिस देखेंगे, पैलिंड्रोम देखेंगे, ओनोमोटोपोइया, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस एंड सिनेस्थेसिया। ठीक है। सो किसी एक मेरे वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैम प्लीज इंक्लूड सिनेस्थेसिया इन योर नेक्स्ट एफर्स सीरीज, सो आई हैव इंक्लूडेड दैट एज वेल। आई होप आप मुझे सुन रहे हो, दिस इज स्पेशली फॉर यू। मुझे याद नहीं है किसने ये रिक्वेस्ट की थी, बट किसी एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले करते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस आपने कई बार मॉक में देखा होगा, पैरेंथेसिस आते हैं, पैरेंथेसिस के क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिकली होता क्या है पैरेंथेसिस वो देखते हैं। ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज पैरेंथेसिस, प्लीज रीड दिस सेंटेंसेस। My friend, you remember him from school, is now a lawyer. ठीक है। So this is the first sentence. The team, exhausted but victorious, lifted the trophy. Read the third sentence. He finally answered after taking 5 minutes to think that he didn't know. Okay. The car, I must admit, looked better after the accident than before. She, I can hardly believe it, won the national championship. अब आपने अगर ध्यान से देखा होगा इन सारे सेंटेंसेस में कुछ, देखिए एक हमारा सब्जेक्ट है, हर सेंटेंस में सब, यहाँ पे माय फ्रेंड, द टीम, ही, द कार, शी। ठीक है। तो ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है सेंटेंस के बीच में। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है इस सब्जेक्ट के बारे में, एंड देन द फ्लो ऑफ द सेंटेंस इज गोइंग ऑन। सो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये दिस इज नॉट मैंडेटरी। अगर मैं इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हटा दूंगी ना, देन ऑल्सो माई सेंटेंस विल ग्रामेटिकली मेक सेंस एंड कन्वे द सेम मीनिंग। सो द एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन इज अबाउट द सब्जेक्ट। और उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हमने ऐड कैसे किया है, 3 तरह से उसको ऐड कर सकते हैं, या तो विद इन ब्रैकेट्स, ओके, या कॉमा लगा के, या फिर हाइफन लगा के। सो पैरेंथेसिस का मतलब होता है व्हेन वी ऐड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस यूजिंग एनी ऑफ दीज 3 थिंग्स, ओके, विदाउट ब्रेकिंग द ग्रामेटिकल फ्लो ऑफ द सेंटेंस। अब आप ये देखो, अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, माई फ्रेंड इज नाउ अ लॉयर, मेक सेंस। अगर मैं यहां से हटा दूं, द टीम लिफ्टेड द ट्रॉफी, he finally answered that he did not know. The car looked better after the accident than before. She won the national championship. ये जितने भी सेंटेंसेस अभी आपने पढ़े, अगर ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमने इंसर्ट की है इसको हम हटा देंगे ना, देन ऑल्सो इट विल ग्रामेटिकली मेक सेंस। सो दैट एग्जैक्टली इज पैरेंथेसिस। सो पैरेंथेसिस क्या होता है, लेट अस क्विकली कम टू द डेफिनेशन। पैरेंथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which a word, phrase or whole sentence. So parenthesis में हम क्या करते हैं, हम extra information add करते हैं, okay? And वो extra information है, it could be a word, it could be a phrase, or it could even be a whole sentence, okay? So parenthesis is a figure of speech in which a word, a phrase or whole sentence is inserted into a passage or sentence to add extra information, explanation, emotion, okay, but the main sentence remains grammatically complete even if inserted part is removed. समझ आया what is parenthesis? तो एक सेंटेंस है आपका, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोला गया है, ठीक है। सो दैट इज द कंप्लीट सेंटेंस। अब वो जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली है, तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं ना, दिस इज एक्चुअली पैरेंथेसिस। सो दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वी ऐड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ओके। सपोज दिस इज योर सेंटेंस, दिस इज माई सब्जेक्ट, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। अब इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना, ये मैंने इंसर्ट किया, दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस। और हम इंसर्ट कैसे करेंगे, इधर आई विल पुट दैट इंफॉर्मेशन विद इन ब्रैकेट, और बाय यूजिंग कॉमास, और बाय यूजिंग हाइफन। तो दिस इज हाउ आई वुड इंसर्ट द इंफॉर्मेशन। एक बार दोबारा से देख लो सेंटेंसेस को, इजीली समझ आ जाएगा। माय फ्रेंड, अब देखो माय फ्रेंड के बारे में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कौन सा फ्रेंड, यू रिमेंबर हिम फ्रॉम स्कूल, इज नाउ अ लॉयर। अगर मैं इसको हटा दूंगी तो भी जो मेरा मेन सेंटेंस है दैट माय फ्रेंड इज अ लॉयर, it will be like that only, okay, it will remain intact. The team
exhausted but victorious. Now this is the extra information about the team. Now see how this extra information has been given, using the hyphen. Here how the extra information has been inserted, using the bracket. Here how the extra information has been inserted, using the bracket. Okay, here how the extra information is inserted, using comma, hyphen. So comma हो गया, hyphen हो गया, comma हो गया, hyphen हो गया, brackets हो गया. इनको यूज करके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना एक सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज पैरेंथेसिस. आई होप सबको समझ आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पैलिंड्रोम. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच. बिफोर आई टेल यू व्हाट इज पैलिंड्रोम, आई वांट यू टू रीड दीज फ्यू थिंग्स दैट इज रिटन ऑन बोर्ड एंड ट्राई टू फिगर आउट कि इन सब में कुछ कॉमन लग रहा है आपको. अगर कुछ कॉमन लग रहा है, आई वांट यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन. मैडम, डिफाइड, रेडार, नेवर ऑर्डर इवन, a man, a plan, a canal Panama, was it a car or a cat I saw, step on no pet. इन सब में बच्चों एक कुछ कॉमन चीज है. कैन यू फिगर आउट व्हाट इज दैट कॉमन थिंग इन ऑल दिस थिंग्स? पढ़ो अच्छे से. मैडम, डिफाइड, देखो मैंने कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं, कुछ फ्रेजेस भी हैं, सो यू कैन फिगर आउट. इन सब में एक कॉमन चीज है, दैट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग. कैन यू फिगर आउट? Madam, defied, radar, never order even, a man, a plan, a canal Panama, was it a car or a cat I saw, step on no pets. कौन बता सकता है इसमें क्या कॉमन लग रहा है? बता सकते हो कुछ? चलो लेट मी टेल यू. मैडम, मैडम, समझ आया? डिफाइड, डिफाइड, समझ आ गया? रेडार, रेडार. तो पैलिंड्रोम सीरीज हम उसको बोलते हैं विच इज रेड same backward and forward as well. Never, odd or even. अब इसको उल्टा पढ़ो. N-E-V-E-R. Never, odd or even. A man, a plan, a canal Panama. इसको उल्टा पढ़ो. A man, a plan, a canal Panama. Isn't it interesting? Was it a car or a cat I saw? उसको उल्टा पढ़ो. Was it a car or a cat I saw? Exactly उल्टा जाएगा. Step on no pets. Step on no pets. Exactly, this is palindromes. तो क्या होता है पैलिंड्रोम्स? पैलिंड्रोम्स होता है जब एक सेंटेंस, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ नंबर एज वेल, इट कुड बी अ वर्ड, इट कुड बी अ फ्रेज, इट कुड बी अ सेंटेंस, इट कैन बी यूज्ड इन अ मल्टीपल वैरायटी. Anything that reads the same backward as well, like it is read forward, that is called a palindrome number, palindrome word or a palindrome series. ठीक है, so palindrome का मतलब क्या होता है? वो वर्ड जो उल्टा सीधा एक जैसा पढ़ा जाता है. अब कोई भी वर्ड लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट माई नेम इज वंदना. अब मैं अगर इसको उल्टा लिखूंगी तो इट वुड बी, इज इट मेकिंग एनी सेंस? नो, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, है ना. सो ये कोई वर्ड नहीं हुआ. बट पैलिंड्रोम में क्या होता है? एक वर्ड को आप सीधा लिखो और उल्टा लिखो, वो सेम रीड करेगा. सिमिलरली कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जैसे कि डेजर्ट्स. अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूंगी तो ये क्या बन जाएगा? STRESSED, स्ट्रेस्ड. तो पैलिंड्रोम में सीधा उल्टा सेम वर्ड होता है, बट एक और तरह का फिगर ऑफ स्पीच हम बोल सकते हैं जिसमें सीधा वर्ड एंड उल्टा वर्ड दोनों मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं. कैन एनीवन टेल मी इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल से टॉप, टॉप का उल्टा बन जाएगा पॉट. क्या बोलेंगे हम इन वाले वर्ड्स को? एनी आइडिया? चलो लेट मी टेल यू. It's called Samordny lapse. Samordny lapse. Samordny lapse. S-C, एक N यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, सॉरी. Samordny lapse. Samordny lapse हम उन वर्ड्स को बोलते हैं जो आगे एक मीनिंगफुल वर्ड है और पीछे दूसरा मीनिंगफुल वर्ड है. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ड इज कि इस वर्ड को उल्टा करके पढ़ लो, सो दैट इज पैलिंड्रोम्स. कैन यू फिगर आउट? सी,
Palindromes, palindromes, that comes to palindromes. So palindrome को अगर उल्टा करके पढ़ लोगे, that becomes simodnilapse. So simodnilapse is exactly any word that is read one meaningful way forward and other meaningful way backward, that would be simodnilapse. Palindrome is same word read, you know, forward and backward. The word that is read same forward and backward, that's palindrome. And simodnilapse is a word that is read in one meaningful way forward and other meaningful way backward. So that becomes your simodnilapse. समझ आ गया? चलो फटाफट आगे बढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए. So palindrome is a word, phrase or a number or even a sentence that read the same backward as forward when you ignore space, punctuation and capitalization. ठीक है, तो वो word, it could be a word, it could be a number, it could be a phrase, it could be anything जो सीधा और उल्टा एक जैसा होता है, that is palindrome. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. The next is onomatopoeia. What's onomatopoeia? Easy है ये वर्ड देखो. Splash, click, buzz, hissed, boom, crash, drip. क्लिक जो वर्ड है ना, जो क्लिक की साउंड होती है जब हम माउस को क्लिक करते हैं, जो आवाज आती है ना, ये वर्ड वैसे ही है. जब मैं बोलती हूँ बज, जब वो मधुमक्खी बजिंग करती है ना, ये वर्ड भी वैसे ही है, बज. व्हेन इट इज स्प्लैश, तो स्प्लैश की जो आवाज है ना, वो जो स्प्लैश की साउंड आती है वो वैसे ही है. व्हेन आई से हिस्ड, हिस, हिस, जो जब हम हिसिंग की जो साउंड होती है ना, जैसे इमेजिन करो कोई यू नो एक सांप अगर हिसिंग कर रहा है, तो वो जो साउंड है ना, ये वर्ड उसके जैसे ही है. सो onomatopoeia इज नथिंग बट इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द वर्ड itself imitates or suggests the natural sound that is describes. तो जो वर्ड है या तो वो नेचुरल साउंड को इमिटेट करेगा या उसको सजेस्ट करेगा. इन अदर वर्ड, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, द वर्ड इटसेल्फ इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, द साउंड ऑफ द वर्ड इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड. तो जो वर्ड की जो आवाज है वो उस वर्ड का मीनिंग है. दैट इज onomatopoeia. स्प्लैश, सिज, बज, क्लिक, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये वर्ड सुनने में वही है जो ये साउंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं. बजिंग में, सिजलिंग में, यू हैव सीन इफ यू हैव एवर ईटन अ सिजलर, जब वो सिजलर आता है तो टेबल पे कैसी आवाज आती है? सिजलिंग की आवाज आती है ना. तो सिजलिंग हो गया, बजलिंग हो गया, क्लिक हो गया, ये जितने भी वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स बेसिकली साउंड लाइक व्हाट दे एक्चुअली आर. So that is what is onomatopoeia. ठीक है, that's easy. चलिए आगे बढ़ते हैं. Assonance and consonance. फटाफट बता देती हूँ assonance और consonance में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, assonance से आप vowel याद करोगे, consonance से आप consonant याद करोगे. सिंपल है. Assonance is basically the repetition of a vowel in the middle. Okay, for example, I hear the mellow wedding bells. ठीक है, so when I say e, men sell wedding bells. The poor fool soon stood alone. Fleet feet sweep sweeping geese. तो जितने भी अभी यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एसोनेंस में क्या होता है. क्विकली सी द डेफिनेशन ऑफ एसोनेंस. द रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड. एसोनेंस में जो वॉवल साउंड होती है विद इन द नियर बाय वर्ड्स, तो जो नियर बाय वर्ड्स हैं उनके बीच में अगर कोई भी वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, उसको हम एसोनेंस बोलते हैं. ठीक है, इसको याद रखना. एसोनेंस रिलेट्स टू वॉवल. ठीक है, यू हैव अ सेंटेंस, यू हैव सम नेबरिंग वर्ड्स, और हर वर्ड में अगर बीच में बार बार कोई सेम वॉवल रिपीट हो रहा है, सो दैट वुड बी योर एसोनेंस. ओके, दोबारा से देख लो. द रेन इन स्पेन stays mainly in the plain. Okay, so when I say the rain in Spain stays mainly in the plain, तो यहाँ पे A is getting repeated again and again. Here, mellow wedding bells. Men sell wedding bells. Poor fool soon stood alone. Fleet feet sweep sweeping geese. Sleeping geese. ठीक है? So can you see how the vowels are being repeated in the nearby words? This is assonance. I hope I have made myself clear. This one is pretty easy to identify. Whenever you see vowels being repeated, इसमें ना आपको एक पैटर्न नजर आ जाएगा. आसपास जितने भी वर्ड्स हैं, you can see the pattern. When I say men sell the wedding bell, you can see, वो साउंड में भी समझ आएगा,
वो सुनने से भी समझ आएगा, आपकी जो सिक्स सेंस होती है ना कि मैम ये दिख रहा है पर समझ नहीं आ रहा क्यों, वो भी आपको यहाँ कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा. सो सी द वोवल्स आर बीइंग रिपीटेड in all the neighboring words. So this is assonance. Okay, so assonance में vowel repeat होते हैं और consonants में consonant repeat होते हैं. ठीक है, अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम एलिटरेशन में हमने किया था. एलिटरेशन में हर सेंटेंस के स्टार्टिंग में रेपिटेशन होता है. एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस में हर वर्ड के मिडिल में रिपीटेशन होता है. इस चीज को याद रखना. ठीक है, एलिटरेशन इज सीशेल्स ऑन द सी शोर. ऑल सी एस से सारे शुरू हो रहे हैं. ठीक है, बट एसोनेंस में अगर वो एस बीच में आएगा किसी वर्ड के तो वो कॉन्सोनेंट होगा. अगर वो एस स्टार्टिंग में हर वर्ड के आएगा तो वो alliteration होगा. I hope I have made this point clear. Alliteration always makes the repetition in the starting. Assonance and consonance में you will find the repetition in between the words. Assonance में the repetition would be of vowel and consonance में the repetition would be of consonants. I hope this is clear. देखते हैं consonants के कुछ examples देख लेते हैं to make this clear. देखिए, pitter patter. So you can see how TT is being repeated. Okay. Now this could be an alliteration as well. Why? Because all the words are starting with T. So this is a perfect example of alliteration and consonance. Because ये सब T P से भी शुरू हो रहा है और उसमें T भी रिपीट हो रहा है. So अगर कभी ऐसा आता है, मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम ये alliteration भी consonance भी अगर एग्जाम में आएगा तो हम alliteration मार्क करें consonance मार्क करें. बेटा अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आएगा तो you will have both in the options. या तो दोनों, अगर दोनों क्लियरली एक्सप्लिसिटली यहाँ पे विजिबल है, सो यू विल हैव बोथ द ऑप्शन दैट दिस इज एन एलिटरेशन प्लस कॉन्सोनेंस, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी दैट दिस इज एन एलिटरेशन ऑल्सो एंड कॉन्सोनेंस ऑल्सो. ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट वाले देखो, माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक. यहाँ पे द वर्ड द साउंड क, दिस इज बीइंग रिपीटेड. ओके, द ब्लैक सैक इज इन द बैग. हियर ऑल्सो सी के, black का क, यहाँ पे mic का क. So when the consonant sounds are repeated, that becomes consonants. When the vowel sounds are repeated, that's your assonance. And when the initial sound is repeated, that's alliteration. तो consonants और assonance में आपको याद रखना है कि अगर ये आपका sentence है जिसमें 4-5 words हैं, जो repetition होगा वो middle में होगा. एलिटरेशन में जो रेपिटेशन होगा वो स्टार्टिंग में होगा. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. coming on to the last one of this video, and with this we will be finishing the entire series of FOS. फिर भी अगर कभी ऐसा लगे कि मैम ये this one is something that you missed out, you can always text me, you can always drop in a comment and I will make a separate video on that. All right, but I have tried कि जितने भी मुझे लगता था all the most important figure of speech that I have ever seen in any of the options, I have tried to accumulate everything in the FOS series. चलिए last वाला, on the special request of some students, synesthesia. Synesthesia क्या होता है वो समझाने से पहले इनके कुछ examples देखते हैं. These are some examples of synesthesia, जिसमें आता है a sweet song, a loud color, a warm scent, a soft glow, a shrill scream, slice the air. ठीक है, so when I say these things, तो basically जो synesthesia होता है ना, it relates to your senses. ठीक है, जैसे जब मैंने बोला sweet song, तो sweet क्या है, sweet relates to your taste, and song क्या है, song will relate to your hearing. तो जब दो senses एक साथ यूज होते हैं, that's called synesthesia. पहले synesthesia की definition देख लेते हैं. Synesthesia is a figure of speech in which one sense is described in terms of another or a blending of sensory experiences occurs. I hope इससे सबको समझ आ गया होगा कि synesthesia होता क्या है. यहाँ पे बेसिकली हम एक सेंस को डिस्क्राइब करने के लिए दूसरे सेंस का यूज करते हैं, या फिर वी हैव 5 सेंसेस है ना, या फिर हम दो सेंसेस को ब्लेंड कर देते हैं. सो सिंपल, जैसे जब मैंने बोला स्वीट सॉन्ग, तो स्वीट रिलेट्स टू टेस्ट एंड सॉन्ग रिलेट्स टू हियरिंग. तो ये मैंने हियरिंग एंड टेस्ट को ब्लेंड कर दिया और साथ में मैंने बोल दिया स्वीट सॉन्ग. ठीक है, अब मैंने बोला लाउड कलर, लाउड अगेन रिलेट्स टू साउंड, कलर रिलेट्स टू साइट, तो मैंने साइट और साउंड को ब्लेंड करके मैंने बोल दिया दैट द कलर ऑफ द पेंटिंग इज टू लाउड. ठीक है, so loud color, so loud color is again an example of synesthesia. When I say a warm scent, again warm relates to touch and scent relates to smell, scent relates to your smell. So मैंने touch और smell को मैंने यहाँ पे touch और smell को blend करके I said a warm touch. Okay,
for your warm scent. Soft glow. Soft again relates to touch and glow relates to, कैसे तो समझ आएगा कोई चीज ग्लो कर रही है, देख कर समझ आएगा. So when I say soft glow, that I have blended two senses which is touch and sight. So touch और sight को मैंने blend करके soft glow बना दिया. When I say shrill, scream, so shrill is movement and scream is related to sound. So movement और sound को relate करके मैंने दो senses को relate करके एक अपना figure of speech बना दिया. So that's easy. I hope सबको समझ आ गया होगा what a synthesis is. ठीक है. So synthesia means basically we are combining two senses together. जो हमारे sensory experiences हैं उनको blend कर दिया जाता है इसमें. तो sensory experiences को blend कर देना is your synthesia. So I hope students with this जितने भी डाउट थे सब बच्चों को, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस, मैम लिटरेरी डिवाइसेस नहीं होते, देयर इज दैट एंड ऑल. आई होप एवरीथिंग हैज बीन क्लियर with these videos. I have made an attempt कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊं and I hope that इससे आपको बहुत एक अच्छा एक एक आइडिया मिल गया होगा what for literary devices. Now coming ahead, I'm planning for a series of tones that I've already started. कुछ 2-3 videos already upload हो गई हैं and I want you to see that to see the entire video of entire series of tone as well. And इसकी practice करने के लिए there is a sheet of 100 questions which I'll be uploading on Telegram, so you can use that sheet. because अभी देखिए कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए. what happens is जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, बच्चों को जब वीडियो देखते हैं कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम आती है उसको अप्लाई करने में, है ना. सो उसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस शीट आप लोगों के लिए बना दी है जो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी. ठीक है. यू कैन डेफिनेटली गो एंड वंस यू हैव फिनिश द सीरीज यू कैन जस्ट सॉल्व दैट शीट. उससे पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे स्ट्रेंथन हो जाएंगे. ठीक है. चलिए, सो सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डी डे नाउ. Thank you. Bye.